हेलो दोस्तों, आज हम लोग बीपीएससी एईडीओ के लिए प्रैक्टिस सेट 2 देखेंगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। और ये सभी आपके बिहार एग्ज़ाम के लिए भी बेस्ट होगा। तो आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बिहार के किसी भी एग्ज़ाम का, तो इसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन ने युद्ध किया था। किसके साथ किया था? तो तिरहुत के राजा के साथ किया था। ठीक है। और इसी गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी, आपको पता है। ठीक है। ये आपका दिल्ली सल्तनत से जुड़ा हुआ है। राजकोषीय घाटा का क्या होता है? तो बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व होता है। ठीक है। और राजकोषीय घाटा क्या होता है? तो हमारे सरकार की उधारी को दर्शाता है। ठीक। अगला है कि भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था। कब लाया गया था? 1951 में। और इसी में क्या जुड़ा था? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। प्रथम आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जाती है? तो आपको पता है 6 महीने के लिए किया जाता है। निकोलस कॉपरनिकस प्रसिद्ध थे तो ये बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी के। और इनके सिद्धांत को क्या बोलते हैं? तो हीलियोसेंट्रिक बोला जाता है। हीलियोसेंट्रिक ये सिद्धांत था। उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं होता है? तो आपको पता है अल्मोड़ा नहीं लगता है। जबकि उत्तरकाशी, चमोली और एक पिथौरागढ़ भी फेमस है। पिथौरागढ़ ये सब क्या है? तिब्बत से लगता है। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा है? तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची है। ठीक। और इन्होंने मुंडा विद्रोह किया था। बिहार का डालमिया नगर किस लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट के लिए। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो महात्मा गांधी जी के आह्वान पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने छोड़ा था। बिहार के राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। और यह भारत का कितना परसेंट है? 2.86% है। फिर है कि भौगोलिक क्षेत्र वर्ग किलोमीटर की दृष्टि से बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे छोटा है? तो शिवहर सबसे छोटा है। जबकि जब सबसे बड़ा पूछते तो वो पश्चिमी चंपारण होगा। 1530 में दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक कौन था? तो वो था शेर खान, जिसको शेरशाह सूरी भी बोलते हैं हम लोग। पंचायत की जागीर बिहार में एक भाग के रूप में निश्चित ही वर्णित है। तो ये कहाँ है? तो तारीख है शेरशाही। ठीक है। तो ये आपका था। और शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये सासाराम में है। ठीक है। फिर है कि 2023 में किस देश के सर्जनों ने दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित सूअर का हृदय प्रत्यारोप से सफलता प्रत्यारोपित किया था? तो वो किया था यूएसए ने। हाँ, एक चीज़ है, ये जो मकबरा है ये तो सब कोई किसी को पता है मकबरा कहाँ है, लेकिन इसमें ना पूछता है कि सासाराम की आकार कैसा है? तो अष्ट है। ठीक है। अष्टकोणीय आकार का है। तो याद रखिएगा, ये हाई क्वेश्चन में पूछ सकता है। और यह कृत्रिम झील में बना हुआ है। क्रिप्टो करेंसी के पीछे के तकनीक को कैसे जाना जाता है? तो ब्लॉकचेन से। रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन निम्न में से किस में दिखता है? तो आपको पता है दात्र कोश का अरक्ता में, यानी सिकल सेल एनीमिया बोला जाता है। सिकल सेल एनीमिया। ठीक है। और इसमें क्या होता है? आरबीसी हंसिया की तरह हो जाता है, याद रखिएगा। किसी पेड़ की उम्र की गणना की जाती है तो आपको पता है कि उनके बलयों को देख कर किया जाता है। लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं है तो हम लोग ई मार सकते हैं। लेकिन अगर घेरे को बोला है तो ये भी हो सकता है, ज़मीन से 1 मीटर ऊपर तैरने को जैसे घेरे की अगर घेरा भी बलय के रूप में माना है तो ये सही हो सकता है। तो वहाँ पे देगा, अगर आपका ऑप्शन देगा तो उसमें बलय जरूर देगा, तो बलय ही आप आंसर मारिएगा। पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा क्या करने में? तो यहाँ पे भोजन का भंडार भी करता है, पौधों को आकार देता है। कब किसी में अगर प्रकाश संश्लेषण करेगा तो श्वसन भी करेगा। तो किसी पौधा में तना भी प्रकाश संश्लेषण करता है। तो ये आपका उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा। ठीक। कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से? तो नाइट्रोजन की कमी से उगते हैं। ठीक। अगला है कि ब्रायोफाइटा में बीजाणु मात्र कोशिका होती है तो होता है द्विगुणित होता है। ठीक है। और आपको पता है कि बाद में जो अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उसके बाद क्या होता है? अगुणित बीजाणु बनता है। ठीक है। लेकिन हमारा आंसर यहाँ पे द्विगुणित हो जाएगा। ठीक। यहाँ पे मातृ नहीं रहता ना, डायरेक्ट केवल बीजाणु रहता ना, तो अगुणित हो जाता। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करता है?
तो ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका पढ़ा है, आपका पता है ये किसका होता है, ग्लूकोज का ही यूज करता है। ठीक, प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, तो प्रोटोप्लास्ट क्या होता है ये आपको पता नहीं चाहिए, ये एक पादप कोशिका का कोशिका भित्ति होता है। निम्न में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक है, तो किसका क्वथनांक, जल का होता है। ठीक, दो रंगहीन गैसों का मिश्रित करने पर गहरे भूरे रंग की गैस बनती है, ये गैस कौन सी है, तो ये आपका कौन सा गैस है आपको पता होनी चाहिए, तो ये आपका NO और O2 है। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन। ये पूरा नीलम का सामान्य सूत्र क्या है, तो Al2O3 होता है, Al2O3 ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है, तो हंसाने वाली गैस आपको पता है नाइट्रस ऑक्साइड होता है, नाइट्रस ये हो गया। ठीक, और नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र कहता है N2O। इमली में कौन सा अम्ल होता है, तो इमली में आपको पता है कौन सा अम्ल होता है, तो आपका टार्टरिक अम्ल होता है। ठीक है, इमली में, मेथनोइक अम्ल में, ये सब क्या है, तो ये चिट्टी के डंक में होता है। लैक्टिक अम्ल क्या होता है, ये दूध में होता है लैक्टिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल आपको पता है इमली में, अंगूर में भी होता है। लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, तो लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से आपका क्या होगा, तो हाइड्रोजन गैस बाहर आएगा और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होगा। ठीक है, अगर इसको बनाना हो तो Fe+HCl करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका सूत्र क्या होता है, तो FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस ये होगा। ठीक, निम्नलिखित में से किसका pH 7 से अधिक है, तो 7 से अधिक किसका होता है, क्षारीय का होता है। तो रक्त आपको पता है कि थोड़ा क्षारीय होता है। शरीर निम्नलिखित में से किसके वंचित हो जाने से धनावेशित हो जाएगा, तो किसके वंचित हो जाने से धनावेशित, आपको पता है इलेक्ट्रॉन जब वह छोड़ता है मतलब तो क्या होता है, धनावेशित हो जाता है। वहीं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ऋणावेशित हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के वंचित करने से। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पैमाना बराबर होता है, तो आपको पता है -40 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक, और सूत्र आपको पता है इसका क्या होता है, याद रखेगा, अक्सर एग्जाम में आता है, तो C/5 बराबर F-32/9। इसमें आप लोग रखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपका पूछ भी देते कि इतना हमारा सेल्सियस है, इसको फ़ारेनहाइट में बदले या फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, तो उस सूत्र में लगा लीजिएगा। इंद्रधनुष हमेशा निम्नलिखित से किस दिशा में बनता है, तो आपको पता है कि यह पृथ्वी के ना बिल्कुल विपरीत में बनता है। ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्वारा निम्न से किस तरह का दर्पण उपयोग किया जाता है, तो ENT मतलब ईयर नोज टीथ, तो कौन सा है, तो ये अवतल दर्पण होता है। ध्वनि के मापन की इकाई क्या है, तो ध्वनि के मापन की इसमें से कोई नहीं है। ध्वनि के मापन की इकाई पता है इसमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि ध्वनि के मापन की इकाई कौन करता है, आपको पता है डेसिबल करता है। ठीक है, और डेसिबल तो दिया है ही नहीं। ठीक है, वाट क्या है, शक्ति का है। वोल्ट क्या है, तो वोल्ट मीटर का है, यानी विभव का। एम्पियर क्या है, तो ये एम्पियर मतलब धारा का है। ठीक, निम्नलिखित में से आपेक्षिक घनत्व के लिए सही इकाई कौन सी है, तो आपेक्षिक घनत्व के लिए सही इकाई, तो आपको पता चाहिए आपेक्षिक घनत्व मात्रक विहीन होता है। ठीक है, और आपेक्षिक घनत्व का मापक क्या होता है, तो हाइड्रोमीटर होता है। ठीक है, और किसका किसका होता है, पूछता है आपेक्षिक घनत्व किसका किसका अनुपात होता है, तो आपको पता चाहिए ये पदार्थ का घनत्व बट्टा जल का घनत्व होता है, इसलिए इसका यह मात्रक विहीन होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से वह कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान होती है, तो कौन सा है, तो वो है आपका गैल्वेनोमीटर। ठीक है, और आपको देखिए यहाँ पर ना बहुत लोग ना अमीटर मारते हैं, जबकि अमीटर क्या होता है ना, अमीटर वो धारा मापने की विधि है, जबकि पहचान करने की ना वो गैल्वेनोमीटर है, याद रखिएगा। भारत की प्रमुख खाद्य फसल है, तो आपको पता है चावल है। ठीक, 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, तो आपको 11वीं आपको पता है 2007 से 12 तक था। ठीक है, और इसका उद्देश्य था समाविष्ट आर्थिक वृद्धि था।
ठीक है। और इसमें ना कुछ और जोड़ दे कि तीर्व जोड़ देता है ना, तो वो भी होता है, क्योंकि इसका 11वीं का था तीर्व और अधिक समावेशी विकास था, ये था। ठीक है, थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रहा है हमको, लेकिन आप लोग अपने आप से मेरी बातों को सुन के कर सकते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया गया था? तो भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा? तो आपको पता है यह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत क्या है? तो सबसे मुख्य स्रोत है आपका सेवा क्षेत्र, ये तृतीय क्षेत्र में आता है और इसी से सबसे ज़्यादा आता है। इससे हम लोग को कितना मिलता है? तो 53% हो जाता है। ठीक है, हमारा आय होता है। और मैं बता दूं कि किसी ऐसे व्यक्ति जिसके पास नौकरी नहीं है और समस्त रूप से बेरोजगार है के विपरीत अल्प रोजगारी है जो छिपा हुआ हो, तो क्या कहा जाता है? तो उसको ही बोलता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। या आपको अक्सर कहाँ देखना होता है? तो एक कृषि क्षेत्रों में देखा जाता है। ठीक है, जैसे कि मैं एक किसान हूँ, मुझको केवल 2 लेबर की ज़रूरत है, लेकिन बेरोजगारी की वजह से 5 लोग उसमें काम करने गए, तो उसी को हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलते हैं। ठीक है, NSO के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, बोला है कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो आपको पता होनी चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा को 27.20 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन परिभाषित किया गया, ये बिल्कुल सही है। शहरी क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा को 33.33 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, ये भी बिल्कुल सही है। और हम लोग बोल दे ये भारत की 21.9% जनसंख्या गरीबी रेखा से जीवन यापन कर रही है, ये सही है। भारत की 33.35% जनसंख्या गरीबी से, देखिए इन्हें से कोई दिक्कत मतलब गलत होना चाहिए, क्योंकि इसमें 21.9 है और 33.35 है। ठीक है, आज बाकी सब सेम है, आपका कथन सब सेम है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। ठीक है, लेकिन आपको बता देते हैं ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बीपीएससी का, तो उसमें ना उसने ये माना था, डी वाला सही माना था, जबकि डी वाला गलत है। ठीक, अगला देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के आंकड़ों की देखरेख संबंधी सेंटर के अनुसार बिहार के अक्टूबर 2020 में बेरोजगारी दर क्या थी? तो बेरोजगारी दर आपका बोल दे तो उस टाइम क्या थे? तो 9.8% थी। ठीक है, किन राज्यों ने धारा 348 प्रयोग से उच्च न्यायालयों में हिंदी भाषा के प्रयोग को मान्यता दे दी है? तो किसने दी है? तो आपको पता नहीं चाहिए, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश भी है, बिहार भी है, बिल्कुल सही है, मध्य प्रदेश भी है और राजस्थान भी है। ठीक, तो ये आपका चारों आपका ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए यह केवल संसद द्वारा होता है। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है तो किसको करता है? तो राष्ट्रपति को करता है। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? तो 25 वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए। ठीक है, और विधान परिषद का होगा चाहे राज्यसभा का होगा तो कितना होगा? 30 वर्ष का होता है। भारत का महान्यायाधीश जिसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। और इसका अनुच्छेद कितना है? तो 76, आपको याद रखिएगा। धन विधेयक पेश किया जा सकता है तो केवल लोकसभा में होता है। ठीक है, और अनुच्छेद 10 में इसके बारे में पता चलता है। ठीक है, 110 याद रखिएगा, बहुत पूछता है। अगला है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो हमारी मिली जुली संस्कृति का समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, वो महत्व प्रदान करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, और इस टाइम में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बोल रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो किसके अंतर्गत? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत।
भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो मौलिक अधिकार आपको पता है 12 से 35 किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं पूछ रहे हैं, तो आपको आंसर होना चाहिए। देखिए, अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि बिल्कुल सही है। 153 राज्य का कार्यकाल बिल्कुल सही है। 154 राज्यपाल का कार्यकारी पदाधिकारी ये भी सही है। 155 राज्यपाल को हटाना नहीं बल्कि नियुक्त करना होता है, तो ये आपका गलत हो गया और यही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि सही सुमेलित नहीं पूछ रहा है। यहाँ पे नियुक्त होता है ना तो सही होता है, यहाँ पे हटाना लिखा है। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित है? पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित आपको पता है, आपका ये कहाँ 9, ये नहीं, यहाँ पे ये नहीं रहेगा, बस भाग 9 ये रहेगा, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक, ओके। और आपको पता है ये किसके द्वारा जुड़ा गया था? तो 73वें संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची में। ठीक है, तो याद रखिएगा। न्यायिक पुनरावलोकन का आंशिक निरस्तीकरण सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो किस संविधान से? आंशिक निरस्तीकरण सिद्धांत, तो ये आपका अनुच्छेद 13 से बहुत पूछता है। ठीक। निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस है, तो ग्रीन हाउस गैस सभी है। ठीक है, लगभग आपका यहाँ से सभी है, तो आपका उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। ठीक, ये मैं मान सकता हूँ ओजोन नहीं है। ठीक, ग्रीन हाउस गैस में ओजोन नहीं आता है, लेकिन मीथेन भी है, CFC है और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन नहीं भाई, एक चीज़ है कि आपका ओजोन भी आ जाता है, क्योंकि ओजोन में भी O3 होता है ना, वो भी CFC में आता है। मतलब CFC इसको ख़त्म करता है। CFC बोलता है ओजोन को कौन ख़त्म करता है? तो CFC खंडित करता है, लेकिन ओजोन भी क्या होता है? ग्रीन हाउस गैस में आ जाता है। ठीक है, मैं ग्रीन हाउस गैस का सबका नाम बता देता हूँ। तो कौन कौन से ग्रीन हाउस गैस में आते हैं आपको याद होना चाहिए। तो CO2 हो गया सबसे फेमस, फिर अमोनिया हो जाता है CH4 जिसका सूत्र होता है, फिर आपका O3 ओजोन हो जाएगा, फिर CFC हो जाएगा, उसके बाद में जलवाष्प भी हो जाता है। जलवाष्प भी बहुत होते हैं। ठीक, जलवाष्प हो गया, मीथेन हो गया। ठीक है, मीथेन को मार्स गैस भी बोलते हैं, और जो कि धान की खेती में बहुत आता है। ठीक है, चाहे दलदली क्षेत्रों में। तो ये आपका यहाँ है, तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला है कि जैवमंडल में सभी जीवित जातियां रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहती है और एक दूसरे पर निर्भर होती है। इस जीवन समर्पित तंत्र को क्या कहते हैं? तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं परितंत्र। ठीक है, इकोसिस्टम इसी को बोलते हैं, इकोसिस्टम, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसमें जैव विविधता अधिकतम होती है? तो जैव विविधता अधिकतम कहाँ होती है? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैव विविधता अधिकतम होती है। ठीक है, 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए मैनेरिमिया एमिस मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में से एक है। हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए थे? तो किस में? तो नतांगिकी राष्ट्रीय उद्यान, नतांगिकी राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए थे। और नतांगिकी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये नागालैंड है। ठीक है, पूछ सकता है कि कहाँ है नतांगिकी? ये नागालैंड में। ठीक है, बाकी पेरियार भी आपको पता है कहाँ है, पेंच कहाँ है, कंचनजंगा कहाँ है? कंचनजंगा सिक्किम है, पेरियार आपका केरल में है, और पेंच आपका मध्य प्रदेश में है। याद रखिएगा, अक्सर क्वेश्चन पूछ देता है। अगला है कि राज्य स्तरीय समिति SLCBC का शुभारंभ किया गया था। कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था आपके असम में। ठीक, और ये किसके लिए किया गया था? तो गिद्धों के लिए किया गया था। गिद्ध जो संरक्षण है उनके लिए किया गया था। ठीक है, अगला है केरल की शांत घाटी संरक्षित है क्यों संरक्षित है? क्योंकि इसमें पौधे और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है, इसलिए संरक्षित है। ठीक है, और ये साइलेंट वैली कहाँ है? तो ये आपका केरल में है। ठीक, यहाँ तो लिख ही दिया। और वहीं पूछ दे कि फूलों की घाटी कहाँ है? तो उत्तराखंड नैनीताल में है। CAA के अंतर्गत नागरिकता प्रक्रिया के लिए आवेदन और निष्पादन किसके द्वारा किया जाएगा? तो किसके द्वारा किया जाएगा आपको पता है? तो जनगण विभाग द्वारा, डाक विभाग द्वारा, केंद्रीय सुरक्षा IB द्वारा, उपयुक्त में से अधिक नहीं, ये उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ठीक है।
ये क्या होता है ना कि देखिए, नगरीय संशोधन अधिनियम सीए के तहत क्या होता है कि आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और इसका निष्पादन गृह मंत्रालय के अधीन अधिकार पर होता है, समितियों द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो आपका गृह मंत्रालय यहाँ पे ऐसा आंसर होता है, तो उसके द्वारा सही हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे कोई नहीं है, तो इसमें कोई नहीं आंसर होगा। ठीक है, भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में जनजातीय जनसंख्या की अधिकतम संकेंद्रण है? तो कहाँ है? तो आपको पता होना चाहिए, मेघालय में। 2011 की जनगणना के अनुसार बोले तो ये मेघालय में है। ठीक है, क्योंकि आपको एक याद होना चाहिए कि प्रतिशत की दृष्टि से मिजोरम कितना है। अगर मिजोरम बोले तो 94.4%, जो सबसे ऊपर है। लेकिन यहाँ पे बोला है कि संकेंद्रण अधिकतम संकेंद्रण का बोला है, तो वो आपका मेघालय हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। लेकिन परसेंटेज बोलते हैं तो मिजोरम हो जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है? तो नगरीकरण सर्वाधिक आपको पता है गोवा में है। ठीक है, और वहाँ पे कितना है? तो 62.2% है। विश्व की छत किसे कहा जाता है? तो विश्व की छत पामीर पठार को कहा जाता है। ठीक है, अगला है दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का नाम क्या है? तो पंपास है। ठीक है, और पंपास किस कहाँ आता है? तो पंपास में आपको पता है अर्जेंटीना और उरुग्वे आता है। ठीक है, और प्रेरी क्या है? ये उत्तरी अमेरिका का है। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी आपको कमेंट करना है स्टेपिज कहाँ से है और ये वेल्ड कहाँ का है, ये आप लोग जरूर कमेंट किया। मैंने पिछले क्लास में बताया हुआ है, सभी घास के बारे में बताया है। और मेरा थ्योरी वाला क्लास भी आने वाला है, तो उसको भी जरूर देखिएगा। वो आपके बिहार के जो बिहार SSC CGL जितने भी बाद में होने वाले हैं, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर देखिएगा। उसमें मैंने सब कुछ बताया है, छोटा छोटा जो भी पॉइंट है सब बताया। ब्राज़ील के पठार के पास मैदानों को क्या कहते हैं? तो ब्राज़ील के ये कंपोस्ट बोला जाता है। महासागरीय प्रपट्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है? तो महासागरीय प्रपट्टी के ना, तो ये आपका सिलिका और मैग्नीशियम होता है। ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? सीमा। ठीक, और पूछ दें कि हाँ, एक चीज़ है, यहाँ पे महासागरीय प्रपट्टी बोला है ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं? सीमा। लेकिन अगर महाद्वीपीय होता है ना, तो हम लोग का क्या बोलते हैं? सियाल हो जाता है। ठीक है, सियाल में क्या किया जाता है? तो सिलिकॉन और एल्युमिनियम होता है। ठीक, और ये महासागरीय का सिलिका और मैग्नीशियम, जबकि महाद्वीपीय में एल्युमिनियम आ जाता है। तो याद रखिएगा, पूछता है बार बार। वायुमंडलीय अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है, तो किससे करता है? तो वो लघु पार्थिव विकिरण तरंगों से करती है। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडलीय के परतों का सही क्रम है? तो सबसे पहले क्या होता है? क्षोभमंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर तापमंडल, फिर बहिर्मंडल। ये बिल्कुल सही है, आपका ये आंसर हो जाएगा सही। और सभी मौसमी घटनाएं आपको पता है क्षोभमंडल में होता है, और ओजोन कहाँ होता है? समताप मंडल में। और निम्नलिखित में से कौन सा बृहद ग्रह नहीं है? तो बृहद ग्रह नहीं है बोला है, तो आपका मंगल बृहद ग्रह नहीं है, क्योंकि आपको पता है बृहस्पति और शनि सबसे बड़े हैं। सबसे बड़ा बृहस्पति, उसके बाद में शनि, ये ग्रह है। ठीक है, तो मंगल बृहद ग्रह नहीं, क्योंकि ये छोटा है, ये पृथ्वी से भी छोटा होता है। ठीक है, और आपको पता है बृहद ग्रह के बारे में बोला है, तो बृहद ग्रह में कौन कौन आ जाते हैं? बृहद ग्रह नहीं है, तो बृहद ग्रह में 4 आते हैं। कौन कौन? तो आपको पता है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आते हैं। ठीक है, और आंतरिक में कौन कौन आ जाएगा? तो आंतरिक में आपको पता है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं पूछा है, तो ये मंगल हो जाता है। ठीक, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कैमूर पठार आपको पता है किसके लिए? तो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, और ये कहाँ पे होता है? तो आपको कम देख लेंगे, दक्षिण भारत का ही हिस्सा है ना कैमूर पठार। निम्नलिखित में से, दक्षिण भारत बोले दक्षिण बिहार का, निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है? तो कौन सी?
तो ये है, यह प्रतिवर्ष 100 से मीटर से अधिक वर्षा होती है। ठीक है, तो ये हमारा नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यह गंगा और उसकी सहायक नदियों के अपवाद क्षेत्र में स्थित है। ये बिल्कुल सही है। इसके 2 से अधिक राज्यों में विस्तार है, बिल्कुल सही है। और देखिए इसमें क्या हो सकता है कि जो मध्यवर्ती गंगा के मैदान में वर्षा का वितरण, देखिए मध्यवर्ती जो गंगा मैदान है ना, उसमें वर्षा का वितरण अलग अलग होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार में भी अलग अलग है। ठीक है, आप पश्चिम बंगाल की तरफ जाइएगा तो थोड़ा वहाँ पे और ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। आप देखते होंगे कि बिहार में ही पश्चिम बिहार में कम होता है, जबकि पूर्वी बिहार में ज़्यादा बारिश होता है। तो अलग अलग विस्तार है। जीटीए टिबर्थ के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र क्या है? तो एम प्रकार का जलवायु क्षेत्र कौन है? तो है आपका पश्चिमी घाट है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और एम को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उष्णकटिबंधीय मानसून बोलते हैं। एम को उष्णकटिबंधीय मानसून बोला जाता है। ठीक है, और वहाँ पे क्या होता है? भारी वर्षा होता है। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो इसको किस नाम से जाना जाता है? तो मैंगो शावर्स के रूप में जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि ये मैंगो को जल्दी पकाने में काम आता है। भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ है? तो आपको पता है, बांग्लादेश के साथ है। ठीक है, और बांग्लादेश के साथ कितना आता है हम लोग का? तो 4096 कुछ है, 7 है लगभग। ठीक है, गंगा को ऊपरी मैदान के दक्षिणी सीमा रेखा का निर्धारण करती है, तो कौन करती है? तो यमुना नदी करती है। फिर है कि चुंबी घाटी स्थित है। तो चुंबी घाटी कहाँ स्थित है? तो ये सिक्किम और तिब्बत के मध्य स्थित है। ठीक है, अगला देख लेते हैं कि वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था आपके स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, और बोल रहे कि इनमें से किस महिला समाज सुधारक को पंडित कहा जाता है? तो पंडित किसको कहा जाता है? तो आपको पता है, ये पंडित रमाबाई को बोला जाता है, पंडित रमाबाई। ठीक है, अगला है कि मराठा और केसरी समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? ठीक है, तो किसने किया था मराठा और केसरी? ये किया था आपके बाल गंगाधर तिलक। हाँ, एक चीज़ है मैं बताना भूल गया। देखिए, पंडित तो बोला जाता है रमाबाई को ना। एक बार क्वेश्चन आया था कि रमाबाई को ना, इनको कि सरस्वती किनको बोला जाता है? तो इनको सरस्वती भी बोला जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, पंडित और सरस्वती किनको बोला जाता है? रमाबाई को। वंदे मातरम किस पुस्तक के से लिया गया है? तो वंदे मातरम, तो वंदे मातरम आपका किससे लिया गया है? तो वंदे मातरम आपके आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, और ये बहुत फेमस है। और वंदे मातरम ये आनंद मठ किसका लेखक है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित है। ठीक है, और पूछता है कब, एक बार पूछा था कि आनंद मठ कब, किस ईस्वी में? तो 1882 में, याद रखिएगा। और इसी में आपका सन्यासी विद्रोह देखने को मिलता है, आनंद मठ में ही। सत्यार्थ प्रकाश किससे संबंधित है? तो सत्यार्थ प्रकाश किससे संबंधित है? आर्य समाज से संबंधित है। ठीक है, और यहाँ पे सत्यार्थ प्रकाश में किसने, सत्यार्थ प्रकाश किसकी है? आर्य समाज से है। आर्य समाज। हाँ, एक चीज़ पूछता हूँ कि आर्य समाज ये किसकी रचना है? आपको कमेंट करना है। ठीक है, और ब्रह्म समाज किसकी है? किसने स्थापित किया था? आर्य समाज किसका है? ब्रह्म समाज किसका है? रामकृष्ण मिशन किसका है? प्रार्थना समाज किसका है? ये चारों बहुत ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को कमेंट करना है। ठीक, क्योंकि ये क्वेश्चन में अक्सर आते रहते हैं। किस महीने में पीर अली ने घटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत किया था? तो किस में? तो वो किया था 1857 में, कब? जुलाई में। और ठीक है, और कहाँ से किया था पीर अली ने? तो पटना से। बहुत याद रखिएगा, पटना से, बहुत लोग नहीं जानते हैं। बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया? तो किसने बहादुरी के साथ किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है, अगला है, और कुंवर सिंह कितने की उम्र में किए थे? 80 साल की उम्र में। ठीक है, और पूछता है कि आरा के जमींदार वहीं थे? तो वहीं थे। ठीक है,
1857 के क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? तो वो था विलियम टेलर। बहुत पूछता है। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। तो मुहतसिब किसके लिए कौन सा अधिकारी था? तो वो था लोक आचरण अधिकारी। दस्तान ए अमीर हमज का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया था अब्दुस्मद, क्या ही नाम है। और ये हुमायूं और अकबर के काल में, ठीक है, चित्र बनाता था, हुमायूं और अकबर के काल में। ठीक, याद रखेगा। बोला है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया था? तो किसने दिया था महत्वपूर्ण? तो वह दिया था फर्रुखसियर ने। ठीक है, ये तो सबको पता है, जब आप मुगल पढ़े होंगे तो फर्रुखसियर का नाम आता ही है। ठीक, और उसी को तो अंग्रेजों ने मैग्ना कार्टा बोला था। ठीक है, अगला है सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? तो किन धातुओं के बने थे? तो चांदी और तांबा के बने थे। अपने सद्गुणों के बावजूद रजिया सफल नहीं हुई, क्यों नहीं सफल हुई? तो क्योंकि वह उच्च वर्ग को स्त्री शासन नापसंद था। ठीक है, जो उच्च वर्ग थे उनको स्त्री शासन, क्योंकि ना उस टाइम मर्द वाला समाज था, तो जब लेडीज कोई आ जाए तो सब कोई तो घृणा करेगा ही। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को रजाओं के कई ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? तो कौन था? तो वह था आपका बलबन था। ठीक है, और बलबन से आप लोग जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है। सीधा पाबोस ये सब उसने लगाया था, और जो इल्तुतमिश से चहलगानी लगाया था, जो 40 वो लगा उसको ख़त्म कर दिया था। प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसको पराजित किया था? तो किसको किया था? मोहम्मद गोरी को किया था। ठीक है, जबकि द्वितीय में हार गया था। और चंदावड़ का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच। प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो प्राचीनतम वेद आपको पता होना चाहिए, ऋग्वेद होता है। ठीक है, और इसमें कितनी रचना है? तो 1500 से 1000, ये इसकी मतलब रचना कब हुई थी? तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। ऋग्वेद में यज्ञ हेतु प्रकार के पुरोहितों का वर्णन मिलता है। तो कितने प्रकार के? तो 7 प्रकार के। ठीक, कौन कौन? तो होता, पोता, नेष्टा, अग्निधा, प्रास्ता, क्या नाम है था यार, हाँ याद रखता, हाँ याद आ गया। देखिए क्या क्या था? तो होता था, पोता था, नेष्टा, अग्निध्र, फिर है प्रशास्ता, फिर अधर्यु, याद रखिएगा, और फिर है ब्रह्मा। ठीक है, और इसमें से पूछता है कि ऋग्वेद में किसको बोला जाता है, फिर सामवेद का भी पूछता है, और यजुर्वेद का भी पूछता है। तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, 7 था, आप लोग याद रखिएगा। वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो वेद कितने प्रकार के? तो 4 प्रकार के हैं, सबको पता है। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो जुते हुए खेत आपके कालीबंगा से मिले हैं। ठीक, और कालीबंगा कहाँ है? तो आपको पता होना चाहिए, कालीबंगा राजस्थान में। ठीक है, और कोई पूछ दे कि ITI खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों तक न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा है? तो कितने वर्षों तक? 900 वर्षों तक। ठीक है, और फिर बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी उसमें पक्की ईंट से बनी इमारत। ये सबसे महत्वपूर्ण, यहाँ मतलब यहाँ पे ऑप्शन में जितना है तो सबसे यही था। ठीक है, और आपको पता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, जिसकी नगर थी ना बहुत ही उत्कृष्ट थी, तो उत्कृष्ट नगर नियोजन बहुत ही अच्छा था। ठीक है, जो कि वो नहीं दिया है, तो वो भी देता ना तो 1 से अधिक हो जाता है। तो आपका ये सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।